हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, एक मिशन 111 में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और केमिस्ट्री की इस अनोखी दुनिया के बादशाह डीजी सर आपको सिखा रहे आए हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर। यस बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत 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 ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही आसान, जिससे हमारी आने वाली एग्जाम्स में 100% कोई क्वेश्चन जरूर टकरा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन। तो चलिए, आई होप आप बिल्कुल तैयार हैं। हमेशा की तरह पूरे जोश के साथ एक एक दिन करके हमारा मिशन 111 आगे बढ़ता जा रहा है। हमने ऑलमोस्ट आपको जैसा प्रॉमिस किया था उतने ही दिनों में हम आपका एक रिवीजन कंप्लीट करवा देने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का सेशन भी हमने लिया है, तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा हमारे साथ कि यार ये 4-5 दिन के अंदर एक पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता है, चाहे चैप्टर बड़ा हो, और 1 या 2 दिन में हमारा छोटा चैप्टर भी रिवीजन हो जाता है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए और आप भी जुड़े रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आखिर सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो बेटा, जैसे कि दो चीज़ों को हम मिलाते हैं, जब भी दो चीज़ों को मिला दिया जाए या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला दिया जाए, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाए तो वो क्या बन जाता है बेटा, वो मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर बेटा हम जानते हैं कि मिक्सचर जो होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये तो हमें बचपन से पता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो बेटा जब भी हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, मिलाने से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फॉर्म मिलता है। और ये जो होमोजीनियस फॉर्म है, ये जो यूनिफॉर्म फॉर्म है, जब भी दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और वो एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म फॉर्म हमें दे देता है, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। इसी को हम यहां पर सॉल्यूशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन भी कहेंगे। इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन बोलो या होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो यही है जिसकी हमें स्टडी करनी है। और अगर हम यहां पर 2 कंपोनेंट्स को मिला दें, एक सॉल्यूट ले लें और एक सॉल्वेंट ले लें, और इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, तो इसी को हम क्या कह देंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इन्हीं बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है कि अगर हम एक बाइनरी सॉल्यूशन बना लें, अगर हम एक बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें, बना लें, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाएगा। और यहां पर हम जो बेटा जो है ना, हम क्या करते हैं कि जो स्टडी कर रहे हैं उन बाइनरी सॉल्यूशन में, देखो जब हम किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर एक हमारा सॉल्यूट है और एक हमारा सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिजिकली सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम सॉल्यूट को देखें तो सॉल्यूट हमारे पास गैस फॉर्म में हो सकता है, और इसी सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और सॉल्यूट जो है हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो इनको हम मिला सकते हैं या तो किसी गैस में, तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। उसी तरह से सॉल्यूट जो है हमारा गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और इसको हम मिला दें किसी लिक्विड में, तो लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें गैस मिलाया जाए, लिक्विड मिलाया जाए या सॉलिड मिलाया जाए। या फिर हमारे पास कोई गैस है, कोई लिक्विड है और कोई सॉलिड है, और उसको बेटा हम मिला रहे हैं किसी दूसरे सॉलिड में। सॉलिड हमारा एक सॉल्वेंट है।
सॉलिड सॉल्वेंट में गैस मिले तो गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ऐसा बोलेंगे। गैस इन गैस, जैसे एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, गैस को गैस में मिलाया, लिक्विड को गैस में मिलाया, जैसे वाटर वेपर्स जो होती हैं वो गैस में मिली हुई होती हैं। सॉलिड जो है गैस में मिल जाए, जैसे कि कार्बन के, स्मोक के पार्टिकल जो होते हैं वो गैस में मिले हुए होते हैं। सो ऐसे करके हम बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। और इस चैप्टर में जो हम स्टडी करते हैं वो होता है ये वाले सॉल्यूशंस का। हम यहां जो बेसिकली अब स्टडी करने वाले हैं वो गैस, मतलब यहां सॉल्वेंट हमारा कौन होता है, लिक्विड होता है, इसका हमें स्टडी करना है। तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, इसका हमें स्टडी करना है। मतलब हम स्टडी करने वाले हैं इस तरह के सॉल्यूशन की। किस तरह के सॉल्यूशन की, कि गैस इन लिक्विड्स को मिक्स किया जाए तो वो कैसे मिक्स होंगी, क्या उसके फैक्टर्स होंगे, ये सब हमें पढ़ना है। लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ऐसा हमें करना है। सॉलिड इन लिक्विड, ऐसा हमें करना है। तो इसकी स्टडी हमें एक्चुअली में करना है इस चैप्टर के अंदर। और ऐसा करने के लिए क्या अफेक्टिंग फैक्टर्स होंगे, या ऐसा करने के बाद क्या अफेक्ट होगा, इसके बारे में एक्चुअली में हमें पढ़ना है। कहां पर, इस चैप्टर के अंदर। तो करें शुरुआत। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या मिला है, सॉल्यूट को मिला है सॉल्वेंट के अंदर और बनाया सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो टर्म हमें जाननी चाहिए, जो पहला टॉपिक हमारा यहां पे आता है, वो होता है इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले समझो कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन क्या होता है। देखो आईयूपीएसी के हिसाब से तो कंसंट्रेशन हमारी मोलारिटी होती है, लेकिन इन जनरल भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपने मिलाया ना, वो इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और समटाइम सॉल्वेंट। जो अमाउंट है, प्रेजेंट कितना है सॉल्यूट के अंदर, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, कितनी शुगर मिलाई है आपने चाय में, कितना नमक मिलाया है आपने पानी में, कितना नींबू का रस मिलाया है नींबू पानी बनाने के लिए, ये है एक्चुअली में सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना। सर बहुत शक्कर मिला दी है, मीठा लग रहा है, सर बहुत ज्यादा नमक मिला दिया है, खारा लग रहा है, तो सर बहुत तीखा लग रहा है सब्जी, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया ना, आपने मसाले ज्यादा डाल दिए हैं, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा डाल दी है मिक्सचर में, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। सीधी सी बात है नहीं है, सिंपल बात है ना बेटा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं जो हमें स्टडी करना होते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स, टोटल मोल्स बोले तो सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें एक ए और बी दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो एक का मोल फ्रैक्शन ए है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन बी है इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, तो दोनों मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी हमेशा ध्यान रखना है। और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो से कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अगर मुझे मान लो एक्स के मोल निकालने एक्स ए के, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और एक्स बी निकालना होंगे तो हम निकालेंगे मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। यहाँ ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं। वहीं पे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है मास बाय मास का परसेंटेज। ये जो छोटा वाला W है ये सॉल्यूट है, और ये जो बड़ा वाला W है ये छोटा वाला W है सॉल्यूट का, और ये बड़ा वाला W सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो कुछ नहीं है, मास का रेशो है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये मतलब होता है, ये मतलब है इसका। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसा मतलब होता है, समझे। और मास की यूनिट ग्राम है, नीचे भी मास की यूनिट ग्राम है, दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूनिट लेस हो गया, समझे। मान लो अगर हमें कभी दिया गया है 4% बाय मास, ऐसा लिखा गया है बाय मास यूरिया, यूरिया सॉल्यूशन, ऐसा लिखा आया, क्या समझोगे इसका मतलब। इसको आप ऐसे लिख देना, देखो इसको ऐसे करके ऐसे लिखना, इसमें लिखना 4% बाय वेट है, बाय वेट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 4 ग्राम यूरिया का है, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन का है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, कोई पूछ ले कि सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, तो 100 - 4 = 96 आ जाएगा आंसर। 96 ग्राम इससे पानी है। ये 3 क्वांटिटी अगर आपको मिल गई सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की, तो आप कोई अदर कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करना चाहें तो निकाल सकते। अगला टर्म जो है, तीसरा टर्म जो है वो होता है मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब है छोटा वाला बी बड़ा वाला बी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है बच्चा, समझ गए का मतलब का हुआ कि ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहा मुन्ना, समझ गए का, आए बन्ना, समझ गए ना। अरे मतलब का हो गया इसका, अगर मान लो हमें लिखा गया है, अरे चल ले लो 6% ले लो, 6%, 6% बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा है बाय वॉल्यूम, 6% बाय वॉल्यूम CH3OH सॉल्यूशन, ऐसा दिया गया है रे बाबू। तो कहा समझोगे बच्चा, ये समझना, ऐसा लिखना जैसे अभी थोड़ी देर पहले डब्बे में लिखा था, इसको लिखेंगे 6% बाय वॉल्यूम। ओ बाबू, इसका मतलब 6 ml है बेटा, 6 ml, 6 ml कौन है बेटा, 6 ml CH3OH, जो सॉल्यूट है ना बेटा वो 6 ml है, और टोटल कितना है बेटा 100 ml है। 100 ml क्या है बेटा, सॉल्यूशन का है ना बेटा, ये मिल गया बेटा, दोनों के वॉल्यूम मिल गए, तो बचा कितना बेटा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपके पास मिल जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट कितना है वॉल्यूम वाइज। तो बेटा ऑब्वियस है ये 100 - 6 मतलब कितना हो गया, 94 ml। समझे मेरा प्यार बच्चों। हो सर अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। सर ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अरे ऐसे निकालेंगे ना बाबू, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, एक का मास दूसरे का वॉल्यूम। कितना इजी है ना। अगर हमें दे दिया कि 10% मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन
सन। तो इसका मतलब का समझो अगर बनना, आई बुड़बक। इसका मतलब यह हो गया ना बच्चा, 10 ग्राम एसिड, एसिड टक करके टक से आवाज आई, और बेटा यहां पे क्या लिखेगा बोल, 100 ml सॉल्यूशन। एक एक करके पढ़ता जा, ये हर बात को समझता जा, जल्दबाजी मत दिखा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला अगला क्या है बच्चे, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml, या फिर इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एम से, मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एमएल में लोगे तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गई मोलारिटी। उसी तरह से अगर हमें दिया गया मोलालिटी, तो इसे हम छोटे एम से लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम, लेकिन यहां सॉल्वेंट लेना 1000 ग्राम सॉल्वेंट। मोलालिटी बराबर होता है मोल डिवाइड, ये चैप्टर में मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के, मोलालिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल डिवाइड बाय मास, मोल डिवाइड बाय मास, और मास अक्सर ग्राम में रखते हैं तो यहां ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मोल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास, तो मास कैपिटल डब्ल्यू मतलब सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000। तो ये वाली मेथड जो होती है मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड निकालने के लिए भी काम आती है, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओ हो, अभी तो और है, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। आपको अगर आता भी है तो एक बार रिवीजन हो रहा है ना, इन 1000 ml। 1000 ml क्या सर था, 1000 ml क्या सर, अरे सर सॉल्यूशन। सर नॉर्मेलिटी मतलब इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ml में लिया तो 1000 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई। सर ये क्या होता है, सर ये नॉर्मेलिटी होता है, समझे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन किसके बीच में, पहला रिलेशन है बेटा मोलारिटी वर्सेस नॉर्मेलिटी। ये 4-5 में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं, याद कर लेना, बहुत काम के हैं। मोलारिटी वर्सेस नॉर्मेलिटी, भैया नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, बहुत इजी है, और एन फैक्टर का फंडा मैंने आपको मोल कंसेप्ट में समझाया था, वहां से पढ़ लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये सब मोलारिटी वाले, मोलारिटी वर्सेस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट, मतलब मास बाय मास परसेंट वाला। तो मोलारिटी बराबर होता है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मामा जी मोलर मास MM2। मोलर मास किसका, वो जो सॉल्यूट मिला है ना उसका, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। डब्लू की दीदी के 10 रुपए मामा जी लेके भाग गए, मामा जी लेके भाग गए। अगला है, तीसरा है मोलारिटी वर्सेस मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मोलारिटी बराबर
W/V%, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। इसमें D मतलब डेंसिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम है यहाँ पर, डिवाइड बाय मोलर मास। सेम है देखो, बिल्कुल, सिर्फ इसमें डेंसिटी आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। सेम है आंसर, देखो इसमें आपको डेंसिटी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। W की दीदी हट गई, W के 10 मामा जी, ऐसे कर लो याद। फिर तीसरा, चौथा 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 है मोलारिटी 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 वर्सेस मोलालिटी मोलालिटी मोलारिटी मोलालिटी, इनका रिलेशन बनाना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मोलालिटी यहां लिखना, मोलालिटी छोटी मुआ है ना, ऊपर लिखो माँ 1000 डिवाइड बाय डी इंटू 1000 माइनस mm। सर इतना सारा याद नहीं रहता, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अब थोड़ा इजी करना है। देखो इसको ऐसे, ये मोलारिटी मोलालिटी, ऊपर भी 1000 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा मोलारिटी m डिवाइड बाई डी माइनस मोलर मास, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइड बाई यहां 1000 कर। मम्मी मौसी दीदी मामा सबके पास 1000 रुपए, मम्मी मौसी दीदी मामा सबके पास 1000 रुपए, मम्मी मौसी दीदी मामा सबके पास 1000 रुपए, ऐसे याद कर लो। कैसा है, ऐसा कर लो याद है, कर लोगे, वेरी गुड। और नेक्स्ट पांचवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोलालिटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो एक तरीका तो ये है कि अगर मेरे पास मोलालिटी हो, मोलालिटी निकालना है, तो आप ले लो एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन, इंटू मोलर मास, यहां पे बी का होना चाहिए, सॉल्वेंट का, ऐसा कर दो। या फिर आप ऐसा लिख दो इसको, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, ए का, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस 55.5। ये 55.5 तभी यूज करना जब वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर अगर एक सॉल्वेंट है तो ऐसा किया जा सकता है। इन दोनों तरह से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बाद, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ क्या है, देखो सबसे पहले आप यहां हेडिंग डाल दो। अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मैक्सिमम डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, कितना मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट तक एक सर्टन टेम्परेचर एक सर्टन प्रेशर पर, हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था कि एक मैक्सिमम अमाउंट जो हम किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं अप टू द सैचुरेशन पॉइंट, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में, उस अमाउंट को अगर मैं ग्राम पर लीटर में या मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर दूं तो उसे मैं सॉल्युबिलिटी कहता। अब हेनरीज का यह कहना है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर से। किससे, प्रेशर से, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हेनरीज का यह कहना था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ
dissolved gas is directly proportional to partial pressure of that gas. सर ये बात समझ नहीं आती, बहुत बार पढ़ लेते बट पर समझ में नहीं आती, क्या सिंपल सी बात समझाओ सर। कुछ नहीं बच्चे, देख अगर ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है और मैं प्यार बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, गोयल सर है तेरे साथ, टेंशन नहीं लेने का। यहां देख, यहां पे एक एटमॉस्फेयर है तो यहां पे ऑक्सीजन भी होगी, यहां नाइट्रोजन भी होगी, यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और अदर गैसेस भी होंगी। हर गैस का एक प्रेशर होगा, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये अपना प्रेशर इसमें लगाएगी, ये अपना प्रेशर इसमें लगाएगी, ये अपना प्रेशर इसमें लगाएगी। तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो डिसॉल्व हुआ उसके मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो XO2 होगा। तो जितना ये प्रेशर बढ़ेगा ये मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी नाइट्रोजन। बस जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा ये सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन में। जो जैसे जैसे इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन इन द कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अंदर जो डिसॉल्व होने वाला मोल फ्रैक्शन है वो जो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर ये कम होता चला जाएगा तो ये भी कम होती जाएगी। जितना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा उतनी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यही हेनरीज का लॉ है। इसे अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जो भी गैस ले रहे हो तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इक्वल टू आ जाएगा KH। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हो गई। और अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर का वैल्यू हो, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू हो, तो हम ये मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। या हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो, पार्शियल प्रेशर हो, तो हम KH निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहां पे ये जो KH है इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है इसका यूनिट की बात करें, यूनिट हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो देखो मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है, तो हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा। तो यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा ATM हो सकता है, अब बार भी हो सकता है, mmHg भी हो सकता है ना? बिल्कुल। ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट गैस। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, कौन सा सॉल्वेंट था उस पे भी डिपेंड करता है। तो हर एक का अलग अलग होगा ना उसके ऊपर प्रेशर। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तो है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है सर। अब आती है बात कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, ऑब्वियसली ये भी सब पे डिपेंड करेगी। पहला, नेचर ऑफ गैस कौन सी है ना? जैसे कि हीलियम जो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की और ज्यादा होती है।
ऑक्सीजन की और ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और ज़्यादा होती है, मीथेन की और ज़्यादा होती है सॉल्युबिलिटी। इस तरह से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बढ़ता है। नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, उस सॉल्वेंट पे नेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा प्रेशर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस है, प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी गैस की। चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। आपने अक्सर पानी को गर्म करते देखा होगा, तो जब पानी गर्म होता है तो कभी कभी वहां बुलबुले बनते हैं। तो वो बुलबुले क्यों बन रहे हैं वहां पे, अंदर अंदर गैसेस ट्रैप थी ना, आपने गर्म किया तो गैसेस बाहर आने की कोशिश करती है, तो बुलबुले बन के बाहर आ जाती है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर, क्योंकि ये जो जनरली जो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेज हैं, है ना, जैसे ही आप क्या करते हो बॉन्ड टूटने लगता है, जैसे ही क्या करते हो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है उनका वो वीक हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, और वो बाहर आने लगती है गैसेस, ट्रैप जो गैसेस थी वो बाहर आने लगती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर है। और पांचवा फैक्टर होता है, मैं आगे लिख देता हूं यहां की बजाय, पांचवा फैक्टर होता है केएच। हेनरीज कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट केएच का वैल्यू, ध्यान से सुनना, जैसे ही केएच का वैल्यू बढ़ता है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि केएच जो होता है वो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली केएच क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केएच बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। और केएच गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग गैसेस के लिए ये केएच का वैल्यू अलग अलग होता है। जिसका ये केएच का वैल्यू ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो अभी हमने देखा, तो केएच ऑर्डर की बात करें, गैस के केएच ऑर्डर की बात करें, तो हीलियम का केएच ऑर्डर ज्यादा होगा, है ना। वहीं पर हाइड्रोजन का कम होगा, वहीं पर नाइट्रोजन का और कम होगा, ऑक्सीजन का और कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और कम होगा, मीथेन का और कम होगा। इस तरह से कम होता चला। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शन किसका है, ये गैस का, प्रेशर किसका है, ये। तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर होगा। तो जैसे जैसे केएच स्लोप बढ़ता जाएगा केएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा केएच का वैल्यू बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका ग्राफ उतना ही ऊपर आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी इसके न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। वाओ, वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो एक क्लोज कंटेनर में अगर हम एक लिक्विड फिल कर दें, क्या फिल कर दें, सारी कहानी लिक्विड की है। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली में, यहां पर जो हम बात करने वाले हैं ये वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ क्या है, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी हमने हेनरीज लॉ से पढ़ ली। राउल्स लॉ हमें लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी और लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में आइडिया देगा। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन ए लिक्विड, अगर हमें डिसॉल्व करते हैं तो इन मिक्सचर्स में प्रेशर का कैसे रिलेशन आता है ये सब हमें देखना है। तो यहां पर एक सॉल्वेंट है, एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, ध्यान से सुनना, ये एक प्योर लिक्विड है, ये एक प्योर लिक्विड है, कोई भी हो सकता है, पानी, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, हेक्सेन, कुछ भी ले सकते हैं आप, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इट्स अप टू यू। इन अ क्लोज कंटेनर क्या होगा, धीरे धीरे एट सर्टेन टेम्परेचर टी पर, टेम्परेचर टी पर यहां पर इसकी कुछ वेपर्स बनेंगी। इस साइड से एक प्रोसेस चल रहा है इवेपोरेशन का, और इस साइड से एक प्रोसेस चालू हो जाएगा कंडेंसेशन का। तो यहां पर लिक्विड
लिक्विड और वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा कुछ देर के बाद। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, उस समय इस वेपर का इस सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर ऑक्यूपाई होता है। मतलब प्रेशर ऑफ द वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस, ओवर द सॉलिड सरफेस इन अ क्लोज कंटेनर, व्हेन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो प्रेशर होता है इसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये वेपर प्रेशर अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है, तो इन अ क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर when vapor phase and liquid or solid phase is in equilibrium in a closed container का ढक्कन लगा दिया at constant temperature when vapor pressure and liquid phase is in equilibrium at the time pressure exerted by vapor phase over liquid और सॉलिड फेज, इसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। अब ये वेपर का प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, वेपर के प्रेशर को ऐसा लिखते हैं, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, तेरे मेरे पे थोड़ी डिपेंड करेगा। नंबर एक तो वो लिक्विड कौन है, नेचर ऑफ लिक्विड पे करेगा ना बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बढ़ता जाए तो उसकी वेपर बनना कम हो जाएगी, तो वेपर का प्रेशर भी कम रहेगा। एक बॉन्ड ज्यादा है ना भाई, एक टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे पानी रख दिया, उसी टेम्परेचर पे आपने ऑयल रख दिया, उसी टेम्परेचर पे आपने केरोसिन रख दिया, उसी टेम्परेचर पे आपने एसीटोन रख दिया, उसी टेम्परेचर पे आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड रख दिया, उसी टेम्परेचर पे बेंजीन रख दिया, टेम्परेचर सेम है, लिक्विड सब अलग अलग है, मात्राएं सेम है, क्या होगा, बनेंगे सब बराबर से नहीं बनाएंगे ना। जिसको जल्दी होगी, जो वोलेटाइल होगा, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, वो जल्दी 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 वेपर बनाएगा, उसकी वेपर जल्दी 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 बनेगी, तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां कम होगा वेपर जल्दी बनेगी, वेपर जल्दी बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, तो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो क्या नहीं होगा, वेपर आसानी से नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तेजी से। दूसरा फैक्टर क्या होगा इसमें, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और आपने लिक्विड वही रखा है, पानी वही रखा है, पानी 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 का टेम्परेचर भी 25 है, थोड़ी वेपर बनी और बढ़ा दिया, और वेपर बनी और बढ़ा दिया, और वेपर बनी, वेपर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लिक्विड सेम रखा लेकिन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा।
किस पे डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड, तुझ पे मुझ पे थोड़ी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता, पहला सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, और किस पे करता है? लेकिन एक और फैक्टर हो सकता है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, अगर मैं इसको कुछ मिला दूं, पानी है, पानी में आपने टेम्परेचर भी नहीं बदला और आपने उसका जो है लिक्विड भी वही रखा, आपने उसमें कुछ मिला दिया, उससे क्या होता है? ये इम्प्योरिटी वाला जो पार्ट है ना, यही तो पढ़ना है। तो यहां पे हम पहले एक कंडीशन पढ़ रहे हैं कि व्हेन डिसॉल्व नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड्स, मतलब सॉलिड इन लिक्विड मिला रहे हो आप। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाने के बाद आयनाइज नहीं होंगे, जो पानी में जाने के बाद आयनाइज नहीं होते। एग्जांपल के तौर पे आप मिला सकते हो, एग्जांपल के तौर पे आपने यूरिया मिलाया, आपने ग्लूकोज मिलाया, आपने ग्लूकोज मिलाया, आपने सुक्रोज मिलाया, आपने सुक्रोज मिलाया, ये इसमें से कुछ भी मिलाओ आप, पानी में मिलाया, ये पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते हैं, और पानी में जाने के बाद ये क्या करेंगे, पानी की सरफेस क्या होगा अगर ऐसा करें तो अपन एक लिक्विड ले लेते हैं, पानी में मिला देते हैं, डिंग 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 डिडिंग 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 डिडिंग, ये पानी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा कैसा, शुगर 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 शुगर, कुछ भी मिला दिया आपने ऐसे, जाके ऑक्यूपाइड हो जाएंगे सरफेस पे। फिर क्या होगा, ढक्कन लगाना तो भूल गए, पर ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। ढक्कन लगा दिया सर, ढक्कन लगाने के बाद सर यहां से लिक्विड बाहर आना चाहता था, अरे आपने तो इसको बैरियर लगा दिया, तो कहीं कहीं से खुला है, वहां से बाहर आएगा, लेकिन ये रोक लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि यहां का जो वेपर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये पानी के अंदर एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लिया इसने, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, इस कारण से यहां पर धीरे धीरे वेपर्स बन रही है। पहले जब ये प्योर लिक्विड था, फॉर प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड जो ये प्योर था, मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, ऐसे लिखना है प्योर, प्योर के लिए ये लिक्विड है। मिलाने के बाद फॉर सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन बन गया, मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया, प्योर नहीं रहा, मिक्सचर बन गया। मिलाने के बाद वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर हो गया, सॉल्यूशन का, ये वेपर प्रेशर हो गया, पीएस बोलेंगे इसको, पीएस। तो पी नॉट प्योर वाला बड़ा होगा किससे, पीएस से, ये है कंडीशन भैया, समझे। पहले ज्यादा था, मिलावट से कम हो गया, ये जो मिलावट से कम हुआ इसका जो डिफरेंस आता है इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, ये पहले था पी नॉट, अब हो गया पीएस, इस डिफरेंस को ही कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मिला देते हैं, सॉल्यूट मिला देते हैं, तो वो सरफेस पर ऐसे जम जाते हैं और वेपर्स को बनने नहीं देते हैं। इस फिनोमिना को हम कह रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअर कर रहा है, वेपर प्रेशर को कम कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है, ये इंप्योरिटीज, ठीक है। तो अब मिलावट हो तो चुकी है, तो अब इसके अंदर हम आ गए, तो
क्या होगा? फिर से सोचते हैं। ऐसा हमने नहीं, राउल्ट ने सोचा। राउल्ट ने बताया कि जब इसके अंदर हमने कुछ इंप्योरिटीज डाल दी, इसको सॉल्यूशन बना दिया, मान लो सॉल्यूशन में ए नाम का एक सॉल्यूट है और बी नाम का एक सॉल्वेंट है, और हमने ऐसा एक बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्वेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए हो जाएंगे और इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी हो जाएंगे। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अब इस लिक्विड का यहां पे कुछ न कुछ प्रेशर होगा, जिसे हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट नहीं है, ये प्योर लिक्विड नहीं है। तो राउल्स कहता है, राउल्स लॉ कहता है राउल्ट, इसमें होगा क्या वेपर प्रेशर, जल्दी से बताना, कहीं भूल न जाना। राउल्ट्स क्या कहता है कि ये जो प्रेशर है ना, ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अंदर जो सॉल्वेंट है ना, जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन से, जिसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट का ही होगा, लिक्विड का है, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से। वो जो लिक्विड का यहां पे जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solution is directly proportional to, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड solvent in solution. Ding 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 ding, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगे, क्या लगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर ये कैसे लिख दिया आपने? अरे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इक्वलिटी आएगी ना, और इक्वलिटी जब आएगी तो ये जो कांस्टेंट है ये कौन होगा? ये प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, वो ही रहेगा। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent and mole fraction of given solvent in solution। आया मेरा बात समझ में? तो ये है राउल्ट्स लॉ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए एक सॉलिड मिलाया है आपने, सॉल्यूशन बनाया आपने, सॉलिड मिला दिया, आपने यूरिया मिला दिया, आपने ग्लूकोज मिला दिया, आपने सुक्रोज मिला दिया, जो अंदर जाने के बाद डिसोसिएट नहीं हो रहा है, उसके लिए है ये। अब आपके पास इक्वेशन क्या आई थी बेटा प्यारे बच्चों? PS बराबर आया था P0XB। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये लिक्विड है। अब आप इसको इधर लाओ, PS बाय P0, ठीक है। इसको कर दो आप XB, दोनों तरफ आप 1 से माइनस कर दो, मतलब इसको ऐसा कर दो 1
1 में से दोनों तरफ माइनस करो, 1 क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं मैं आपको, अभी पता चल जाएगा आपको। और इसको लिख दूं 1 माइनस एक्स बी, दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना ऐसा मैथमेटिकली। इसको मैं लिख सकता हूं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, और इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी हो गया एक्स ए, दो मोल फ्रैक्शन एक दूसरे की, एक्स ए, और एक्स ए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और इसे क्या कहेंगे, याद करो पी नॉट वो जो ज्यादा था उसमें से कम, रिलेट ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसी को जो हाईएस्ट प्रेशर था शुरू में उससे डिवाइड करते हैं, तो रिलेट कर रहे हो आप, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक्सप्रेशन होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये चीज, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो कभी सवाल आया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, तो एग्जैक्टली आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, और इट बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन सॉल्यूट, टक करके आवाज आई। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मजा भी आपको आ गया होगा, एकदम मजेदार हो गया है। सॉल्यूशन चैप्टर हमने इससे पहले आया नहीं कि इक्विलिब्रियम सीखा, उससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम सीखा, उससे पहले थर्मोडायनामिक्स सीखा, उससे पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग सीखा, पीरियोडिक टेबल सीखा, रेडॉक्स केयर रिएक्शन के कंसेप्ट सीखे, हमने मोल कंसेप्ट सीखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखा। कितना मिशन 111 के अंदर आपने बहुत कुछ अब तक रिवीजन कर चुका है। अगर आपने अभी तक भी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक शानदार जबरदस्त टीचर आपको फिनिक्स के अंदर पढ़ा रहे हैं जिनका नाम है डीजी सर। डीजी सर के साथ जुड़िए, मिशन 111 में जुड़िए। हर चैप्टर आपका 3 से 4 या 5 लेक्चर मैक्सिमम, चैप्टर बड़ा हुआ तो 4-5 लेक्चर में आपका रिवीजन हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में हम समझा रहे हैं, PYQs का सेक्शन भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और अगर फिर भी कुछ डिमांड है आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझाइए, बताइए क्या चाहते हो आप। कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए अगर और भी कुछ करना पड़ा, कोई अच्छा सजेशन आया तो कोशिश करेंगे आपके लिए वो भी लाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ का सेकंड पार्ट। आखिर जब लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाए तब वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, और इन सब कंसेप्ट से रिलेटेड अब तक किस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी बातें करेंगे आगे आने वाले और 2-3 लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बच्चों सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।